जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका इस चैनल पर दोबारा। हम लोग जो अभी जीव विज्ञान के सीरीज में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, अभी तक हमने शैवाल कंप्लीट कर दिया है और शैवाल के बाद हम लोग बैक्टीरिया कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फंजाई, फिर लाइकेंस, ऐसे एक के बाद एक सीरीज एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आज के डेट में हमारा जो है बैक्टीरिया को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। जो भी एग्ज़ाम में आएंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितनी भी आइटम हो वही चीज़ इसमें आपको हम बता रहे हैं, इससे इतर कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जीवाणुओं का जो पता लगाया था सर्वप्रथम किसने, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने 1683 में। वहीं पर जीवाणुओं को नाम जो दिया गया, वो नाम दिया गया है एरनबर्ग के द्वारा 1829 में। जीवाणुओं द्वारा किण्वन की प्रक्रिया का पता लुईस पास्चर ने लगाया 1876 में। ये तीनों आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसको आप लोग याद कर लीजिए। डेट कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है इनका नाम। भाई, जीवाणुओं को पता किसने लगाया, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। जीवाणुओं का नाम दिया किसने, जीवाणु नाम जो दिया गया वो किसने दिया, एरनबर्ग के द्वारा। जीवाणुओं द्वारा जो किण्वन की प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये लुईस पास्चर द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आपको नटसेल में क्लियर कर दिया, वो लिख रखा, उसको आप देख सकते हैं। मनुष्यों में क्षय रोग जिसे बोलते हैं कालरा, क्षय रोग जिसे बोलते हैं टीबी, और कालरा, ये दोनों रोग किसके कारण होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसमें क्षय रोग होगा, बाकी सारे वायरस होंगे, या कालरा दे रखा होगा और बाकी तीनों ऑप्शन वायरस होंगे। तो उसमें आपको पहचानना होगा, यही सारा चीज़ आपका हुआ। जैसे एंथ्रेक्स एक रोग होता है जो पशुओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंथ्रेक्स एक महामारी का रूप भी ले लेता है, जिसमें जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सब के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। एक बार एंथ्रेक्स ऐसे फैला हुआ था जो शेरों की मौत का बहुत बड़ा कारण हुआ था। इसमें क्या है, ये रॉबर्ट कोच द्वारा। एंथ्रेक्स जो रोग है, ये आप क्या कहेंगे इसके लिए, ये बैक्टीरिया द्वारा होता है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की, रॉबर्ट कोच द्वारा पता लगाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसमें स्लाइड में ही नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। रॉबर्ट कोच ने ही जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन भी किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कृत्रिम संवर्धन किसने किया जीवाणुओं का, तो रॉबर्ट कोच ने। इन्होंने ही जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति किसके द्वारा, जीवाणुओं द्वारा रोगों की उत्पत्ति, जर्म थियरी ऑफ डिजीज, ये जो थियरी है इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन में पूछा जा सकता है आईएएस जैसे एग्जाम में। जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज किसने प्रतिपादित किया है, तो उसके लिए आपको सीधे एक ऑप्शन रहेगा, यही रॉबर्ट कोच। इसको मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लाइड पे। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा, जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी। वहीं पर जीवाणुओं का जो जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाएगा, एंटनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाएगा। ये भी क्लियर हो गया है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाएगा, लुईस पास्चर को। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप देखेंगे 10 साल के पेपर में कहीं ना कहीं जरूर आया होगा, किसी भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए और याद रख के जाना है आपको। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, यह लुईस पास्चर जी हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक, देखिए बात जरूरी ये है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए आप क्लियर रखिएगा अपने आप को। माइक्रोबायोलॉजी जैसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो आसान है, लेकिन जैसे वो हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए सूक्ष्म जीव विज्ञान शब्दावली दोनों को मिक्सअप करके याद करें। किसने किया है, ये लुईस पास्चर ने। आधुनिक जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी है। नेक्स्ट, जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता है या आपके मन में ये आ सकता है कि इनको पादप प्लांट क्यों माना जा सकता है या माना जाता है, तो सीधी सीधी एक ही आंसर होगा। कोश का सेल वाल पाया जाता है इनके अंदर। जो सेल वाल होता है, सेल वाल एक प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल कैरेक्टर है, उसी की वजह से इनको हम पादप में नहीं पौधों की कैटेगरीज में डालते हैं। अब जीवाणुओं में जो लैंगिक जनन है उसकी खोज किसने की, लैडरबर्ग एंड टाटम ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन सेक्सुअल जो होता है इनका जनन, ये होगा लैडरबर्ग टाटम। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एक ही लाइन का ही आइटम, एक याद रखना है। भोजन विषाक्तता जो बॉटलिज्म है, ये बॉटलिज्म जो बोला जाता है वो भोजन फूड पॉइजनिंग बोलते हैं ना, फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है, तो क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, कि ये भोजन विषाक्तता जिसे फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ किससे होती है ये याद रखना है आपको।
नेक्स्ट आते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के जो जनरल सामान्य लक्षण होते हैं वो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। बैक्टीरिया के क्या गुण हो सकते हैं, तो ये हमको याद होने चाहिए। क्या है, सबसे सरल होते हैं ये, और अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो होते हैं, और एक कोश की यूनिसेलुलर, और ये आद्य जीव है। आद्य जीव का मतलब क्या था, प्रिमिटिव होते हैं, ठीक है ना। प्रिमिटिव मतलब बहुत प्राचीन, पुराने, स्टार्टिंग। आद्य मतलब प्रारंभिक, ठीक है। सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये कोशिका भित्ति पाई जाती है इनके अंदर, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया इनका। इसमें सुविकसित लवक, इसमें लवक पाया जाता, सॉरी पाया नहीं जाता, इसमें इंपॉर्टेंट है ये देखो, इसमें क्या क्या नहीं पाया जाएगा। सुविकसित लवक जो तो क्लोरोप्लास्ट या जो प्लास्टिड होते हैं, विकसित अवस्था में, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा विकसित नहीं। गाल्जी काय जो होता है वो भी नहीं, अंतःप्रद्रव्य जालिका आदि नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब नहीं पाए जाते, इसमें इंपॉर्टेंट है ये 4th नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई क्या जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जा रही है, और ये सारी चीज़ें चूंकि ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव होने के कारण ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी। आपको ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक के लक्षण है सब, चाहे आप प्रोकैरियोटिक के रूप में लक्षण याद कर लीजिए और चाहे बैक्टीरिया के रूप में लक्षण याद कर लेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रक कला का अभाव होता है, ठीक है, केंद्रिका का भी अभाव होता है। केंद्रीय पदार्थ जो होता है, केंद्रीय पदार्थ आरंभिक केंद्रक या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहलाता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस कारण क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं वो छितरे हुए रहते हैं। मान लो ये बैक्टीरिया कोशिका है, तो इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। जो ये बैक्टीरिया कोशिका है, इसके अंदर ऐसे क्रोमैटिन, ये जो न्यूक्लियस होता है पदार्थ, क्रोमैटिन थ्रेड वगैरह जो भी रहेंगे, वो सारी चीज़ें, क्रोमोसोम वगैरह, वो सब ऐसे बिखरे हुए प्राप्त होते हैं। इसी के कारण ये इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोला कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे जो डीएनए पदार्थ है वो देख रहे हैं आप, ये पूरा ऐसे में फैला हुआ है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, सिर्फ राइबोसोम्स आपके अलग से बिखरे हुए मिल रहे हैं। प्लाज्मिड इसमें मिल रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल मिलता है ये। अब यहाँ देखिए श्वसन के लिए मीजोसोम्स है, मीजोसोम्स को थोड़ा आप देख लीजिए, आगे हम बता रहे हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। मीजोसोम्स जो है सेल वॉल के अंदर एक धसी हुई संरचना होती है, सेल वॉल के जस्ट नीचे एक धसी हुई संरचना होती है। इस धसी हुई संरचना के अंदर इसी को हम मीजोसोम्स बोलते हैं। इसी में से हमको जो बैक्टीरिया का श्वसन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है, तो उसको भी आगे हम बताते हैं आपको। श्वसन के लिए इसमें मध्यकाय या मीजोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने आपको दिखाया मीजोसोम्स स्पेशल कैरेक्टर है, उसको याद रखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, और पाया जाना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। जबकि एक लैमिला रचना वाले थैलेकाइड्स जीवद्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। थैलेकाइड्स मिलेंगे कुछ, लेकिन सिंगल लैमिले युक्त, और वही इसमें इस बैक्टीरियल सेल में मिलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो स्पेशल कैरेक्टर होता है वो नहीं पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोप्लास्ट इसको इसलिए बोलते हैं, जो थैलेकाइड स्पेशली थैलेकाइड्स मिलता है, ठीक है। अब जीवाणु जो राइबोसोम अभी आपने देखा वो कितने प्रकार के होंगे, किस प्रकार के होंगे, 70 प्रकार का पाया जाता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। एसिटिल ग्लूकोसेमिन तथा एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल, ठीक है, 2 प्रकार की डेरिवेटिव, शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन सा, एसिटिल ग्लूकोसेमिन एंड एसिटिल म्यूरेमिक अम्ल होते हैं। इनमें जनन द्विविभाजन बाइनरी फिशन, जो कि एमाइटोटिक प्रोसेस होता है, देख रहे हो, ये एमाइटोटिक प्रोसेस है। इसमें लैंगिक जनन जो होता है, देख रहे हैं, ध्यान से ये देखना क्या है, यहाँ इन दोनों पॉइंट में आपको समझना क्या है। इसमें जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, एक द्विविभाजन बाइनरी फिशन जिसे असूत्रित एमाइटोटिक डिवीजन कहा जाता है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 प्रकार से क्लियर होते हैं, जैसे संयुग्मन, रूपांतरण और पराक्रमण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में याद करना तो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल लगता है शब्दावली, तो इंग्लिश में हम लोग देखते हैं, जो कि इंग्लिश में आपको लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम हॉल में। नहीं होगा तो दोनों आप देख लीजिए, जिस तरीके से आपको याद हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी वाले वर्ड, क्योंकि ये क्लियर रहते हैं, हिंदी वाले थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वर्ड होते हैं, तो इंग्लिश वाला जरूर याद रखिएगा। साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद करना पड़ेगा, वो इंग्लिश वर्जन में याद करिए, क्योंकि हम भी पेपर जब सॉल्व करते हैं, हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, तो पेपर का जो हिंदी मीडियम, मान लीजिए हिंदी मीडियम हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो जिसका पॉइंट अगर हमें क्लियर नहीं हो रहा तो इंग्लिश मीडियम में जाके उसको क्लियर करते हैं। बगल में पेज में आपके या क्वेश्चन के ऊपर नीचे दिया रहता है। तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, बाइनरी फिशन, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग, इतनी सारी प्रोसेस होती हैं। लेकिन इसमें लैंगिक जनन में द्विविभाजन जो बाइनरी फिशन, बाकी देखो असूत्री हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन है, ये कॉन्जुगेशन वगैरह लैंगिक जनन है। इसमें आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसी तरह फंजाई सब जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।